अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, वहां बड़ी गड़बड़ हो गई है। वहां के प्रधानमंत्री थे ओली। उन्होंने अपने देश के साथ चीटिंग की है। संविधान के साथ फ्रॉड करके वो बन गए हैं नेपाल के एब्सोल्यूट लीडर, मतलब ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जिसके पास पद पर बने रहने का कोई लोकतांत्रिक और संवैधानिक आधार ना हो। ओली की इस धोखेबाजी में उनकी पार्टनर ऑफ क्राइम कौन है? नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल में भारत के पड़ोस में ये क्या खेल हुआ है, सब आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। नेपाल एक राजशाही सिस्टम वाला देश था, कई छोटी छोटी रियासतें। फिर 1768 में यहां शाह वंश आया। इसके राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की पूर्वी और पश्चिमी रियासतों को जीतकर एकीकरण किया। उसके बाद शाह वंश के राजा नेपाल पर हुकूमत करने लगे। ये स्थिति बदलती है 1846 में। इस बरस नेपाली राजशाही में एक तख्ता पलट होता है। इसे अंजाम दिया सेना के एक जनरल जंग बहादुर राणा ने। वो बन गए नेपाल के प्रधानमंत्री। कहा कि जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, ऐसे ही अब मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। अब गद्दी पर बैठते शाह वंश के लोग, लेकिन सत्ता चलाता राणा वंश। यह व्यवस्था 104 बरस तक चली। फिर 1951 में राणा वंश की छुट्टी हो गई। उन्हें हटाकर एक बार फिर से शाह वंश का जो परिवार था वो पावर में आ गया। नए राजाओं ने राणाओं द्वारा 1948 में लाए गए संविधान को भी हटा दिया और 1959 में नेपाल को दिया उसका दूसरा संविधान। तय हुआ कि अब देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसा सिस्टम होगा। इसके तहत 1959 में नेपाल के भीतर पहला आम चुनाव हुआ। इसमें नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। लेकिन इससे पहले कि ये व्यवस्था आगे बढ़ती, अगले ही बरस राजा ने सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और यह प्रतिबंध लगभग 30 बरस चला और अप्रैल 1990 में खत्म हुआ। एक बार फिर से नेपाल में नया संविधान लाया गया। इसके तहत नेपाल को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की व्यवस्था लागू कर दी गई। कहने को सिस्टम डेमोक्रेटिक था, लेकिन अब भी असली ताकत राज परिवार के पास थी। और इस व्यवस्था के खिलाफ, इस नए संविधान के खिलाफ 6 बरस के भीतर गृह युद्ध शुरू हो गया 1996 में। इसे शुरू किया माओवादी लड़ाकों ने। उनके लीडर थे पुष्प कुमार दहल प्रचंड। एक जमाने में स्कूल के टीचर रहे प्रचंड ने माओवादी गुरिल्लाओं की फौज बनाई। ये गुरिल्ला दक्षिण एशिया के सबसे दुर्दांत बागी गुटों में गिने जाने लगे। माओवादियों की मांग क्या थी? उनका मकसद था राजशाही का खात्मा करके नेपाल को सिंगल पार्टी राज वाला कम्युनिस्ट रिपब्लिक बनाना। करीब 1 दशक तक ये लड़ाई चली। इन्हीं सब के बीच सिविल वॉर में एक तारीख आती है 1 जून 2001 की, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस रोज नेपाल के राजमहल में एक भीषण हत्याकांड हुआ। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अंधाधुंध गोली चलाकर अपने पिता राजा बीरेंद्र समेत परिवार के 9 सदस्यों को मार डाला और फिर खुद को भी गोली मार ली। इसके बाद गद्दी मिली किंग बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को। नेपाल की जनता हत्याकांड से सदमे में थी। कई तरह की कहानियां उड़ने लगी। कईयों को किंग ज्ञानेंद्र की भूमिका संदिग्ध लगी। ऐसे में फरवरी 2005 में जब किंग ज्ञानेंद्र ने माओवादियों को कुचलने के नाम पर खुद को अकूत ताकत दी तो लोग भड़क गए। राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए और इसके चलते अप्रैल 2006 में किंग ज्ञानेंद्र को एब्सोल्यूट पावर तजनी पड़ी। गिरजा प्रसाद कोइराला को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने माओवादी बागी धड़े को बातचीत के लिए आमंत्रित किया और इसी बातचीत के रास्ते नवंबर 2006 में कोइराला और प्रचंड के बीच हुआ एक शांति समझौता और इसके साथ ही नेपाल के सिविल वॉर का अंत हो गया। अब प्रचंड और उनके साथी हथियार छोड़कर, जंगल छोड़कर शहर में और संसदीय राजनीति में आ गए थे। इन्होंने अप्रैल 2008 के आम चुनाव में हिस्सा लिया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। इसके बाद प्रचंड बन गए नेपाल के प्रधानमंत्री। इसी साल नेपाल में राजशाही का अंत भी हो गया और उसकी जगह लाया गया एक लोकतांत्रिक सिस्टम। लेकिन इसके बाद हुई घटनाओं का सार बताने के लिए कुछ शब्द सुनिए। मसलन गठबंधन सरकारें, समर्थन वापसी से गिरती सरकारें, राजनीतिक अस्थिरता, एक के बाद एक बदलते गए प्रधानमंत्री, जिनमें से कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये सब आपने सुन लिया। अब मौजूदा संदर्भ पर आते हैं। अभी हुआ क्या है नेपाल में? यह ताजा घटनाक्रम शुरू हुआ 15 दिसंबर को। इस रोज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक ऑर्डिनेंस लेकर आए।
इसका मकसद था नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट में संशोधन करना। ये एक अहम संवैधानिक बॉडी है, यूं समझिए कि सरकार के कामकाज और फैसलों पर नजर रखने वाली संस्था। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, नेशनल असेंबली का मुखिया और मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता। इस एक्ट का गठन 2015 के नेपाली संविधान ने किया था। इसके तहत काउंसिल के कम से कम 5 सदस्यों की मौजूदगी में ही मीटिंग हो सकती थी, लेकिन ऑर्डिनेंस लाकर ओली ने यह नियम बदल दिया। अब प्रधानमंत्री समेत केवल 3 सदस्यों की मौजूदगी में यह काउंसिल फैसले ले सकती है। अभी डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। इसमें काउंसिल के भीतर पहले ही एक सदस्य की कमी है, यानी प्रधानमंत्री को मिलाकर जहां 6 मेंबर्स होने चाहिए थे वहां केवल 5 हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इन 5 से भी केवल 3 के होने पर फैसला लिया जा सकता है, और अगर उन 3 में से कोई एक मौजूद नहीं रहता तो काउंसिल की मीटिंग होगी नहीं। ऐसा नहीं कि ओली पहली बार ये ऑर्डिनेंस लाए हों। 8 महीने पहले भी वो इसे लाए थे, लेकिन तब काफ़ी विरोध हुआ तो उन्हें वापस लेना पड़ा। जाहिर है ओली द्वारा वापस इस ऑर्डिनेंस को लाए जाने का तब भी काफ़ी विरोध हुआ और अभी भी हो रहा है। लोगों ने कहा ओली संवैधानिक फ्रॉड कर रहे हैं, तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ओली ने ऐसा क्यों किया? ताकत किसकी, शह किसकी? डूबते को तिनके का सहारा। ओली जिस सरकार के मुखिया थे वो एक गठबंधन व्यवस्था की सरकार थी। ये गठबंधन बना था 2017 में। इसके 2 मुख्य हिस्से थे। एक तो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, शॉर्ट में से यूएमएल कहते हैं, इसके मुखिया ओली थे, और गठबंधन की दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। इसके लीडर थे प्रचंड। दोनों बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड के लोग। प्रचंड माओवादी गुरिल्ला फाइटर, जिनका मानना था कि बंदूक के सहारे सत्ता हासिल की जा सकती है, और ओली करीब 3 दशक से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा और माओवादी स्ट्रगल के धुर विरोधी। लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, इसलिए 2017 में ओली ने प्रचंड को गठबंधन बनाने का ऑफर दिया। इसकी वजह भी थी सत्ता की महत्वाकांक्षा। ओली को लग रहा था कि अगर प्रचंड की पार्टी ने नेपाल के एक और राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस से गठजोड़ कर लिया तो शायद उन्हें सत्ता ना मिले, इसलिए उन्होंने प्रचंड से हाथ मिलाया। इस समझौते के तहत दोनों ने अपनी पार्टियों का मर्जर किया और एक साझा फ्रंट बनाया जिसका नाम रखा गया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों ने तय किया कि वो 5-5 साल के कार्यकाल को 50-50 बांटेंगे। शुरुआत के 2.5 साल ओली, बाकी के 2.5 साल प्रचंड होंगे प्रधानमंत्री। गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला, लेकिन अगर आप 1990 में रिस्टोर हुए नेपाली लोकतंत्र के वक्त से देखें तो पिछले 2.5 दशक में नेपाल के भीतर कभी किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलना एक बड़ी खबर थी। लगातार सरकारों के बनने और गिरने से लोग खींच गए थे और उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस विकल्प के साथ हालात सुधरें, पर ऐसा हुआ नहीं। ओली विकास के वायदे पूरे नहीं कर पाए, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उनकी सरकार शुरू से ही लोकतांत्रिक ढर्रे पर नहीं थी। प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचला गया, नागरिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया। इसके अलावा ओली इकॉनमी को भी दुरुस्त नहीं कर पाए। चीन के प्रति उनका ज़रूरत से ज़्यादा झुकाव था, भारत के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता तनाव था, और इसकी वजह से वहाँ के टिप्पणीकारों की माने तो लोग नाराज थे। 2 बरस का कार्यकाल पूरा करते करते ओली ने सत्ता साझा करने वाले करार से भी छिटकना शुरू कर दिया। संकेत दिया कि मैं प्रचंड को प्रधानमंत्री का पद नहीं सौंपूंगा, और इसके बाद प्रचंड गुट के साथ उनका टकराव बढ़ने लगा। प्रचंड और ओली दोनों पार्टी के चेयरमैन थे। दोनों मीटिंग्स की टाइमिंग जैसे छोटे छोटे मुद्दों तक पर लड़ने लगे। और पार्टी में इनकी सपोर्ट का क्या हिसाब किताब है ये समझ लीजिए तो आपको इस लड़ाई की पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी। सेंट्रल सेक्रेटरीट की मिसाल से समझते हैं। ये पार्टी की सबसे प्रमुख बॉडी है। इसमें 9 सदस्य हैं। पार्टी की टॉप लीडरशिप मानिए। इसमें ओली और प्रचंड को हटाकर 7 लीडर बचते हैं। इन 7 में से 4 प्रचंड के साथ हैं और 3 ओली के साथ, यानी यहाँ पर प्रचंड मेजॉरिटी में है और ओली माइनॉरिटी में। यही हाल स्टैंडिंग कमेटी और सेंट्रल कमेटी का भी है। पार्टी संगठन में हर जगह ओली माइनॉरिटी में है, और ऐसे में उन्हें अपने लिए असुरक्षा महसूस होने लगी, और इसी से निपटने के लिए 15 दिसंबर को वो अध्यादेश लेकर आए, जिसका मकसद साफ था, अपने खिलाफ पनप रही संवैधानिक चुनौतियों को दबाना और चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था को खत्म करना। ऑर्डिनेंस का जब विरोध हुआ तो ओली के अलावा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के प्रति भी नाराजगी प्रकट की गई। इसकी वजह राष्ट्रपति भंडारी ओली के गुट में मानी जाती हैं। उन पर राष्ट्रपति पद की गरिमा भूलकर पक्षपात करने का आरोप है। इल्जाम है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन को दलगत राजनीति का अड्डा बनाया, राष्ट्रपति की मर्यादा भूलकर एक नेता का, प्रधानमंत्री का पक्ष लिया। इसके चलते विपक्ष विद्या देवी भंडारी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना भी चाहता था। इसके अलावा 20 दिसंबर को ओली के खिलाफ भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद में पेश होने वाला था। ओली और भंडारी दोनों के पद जाने की आशंका थी, लेकिन इससे पहले कि यह हो पाता, ओली ने दूसरा खेल कर दिया। 20 दिसंबर की सुबह 10 बजे उन्होंने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें उन्होंने संसद को भंग करने का प्रस्ताव दिया।
जैसा कि उम्मीद थी, राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को फौरन अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन ओली या विद्या देवी भंडारी, दोनों में से किसी को भी संसद भंग करने का अधिकार है क्या? नहीं। 2015 के नेपाली संविधान में 5 बरस की पार्लियामेंट की व्यवस्था है। कार्यकाल पूरा होने से पहले संसद भंग किए जाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान कहता है कि अगर चुनी हुई संसद का टर्म पूरा होने से पहले कोई सरकार गिर जाए तो चुनाव करवाने की जगह उसी इलेक्टेड पार्लियामेंट के भीतर नई सरकार बनवाने की हर संभव कोशिश की जाए। लेकिन राष्ट्रपति ने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई। सत्ताधारी एनसीपी के पास करीब 2/3 बहुमत है। वो ओली को हटाकर नई सरकार बना सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग करके ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी सरकार बनाने का मौका न मिले। ऐसे में जानकार कह रहे हैं कि ओली द्वारा संसद भंग किया जाना अवैध और गैर संवैधानिक है। इसके अलावा संसद भंग किए जाने के बाद ओली को कार्यकारी प्रधानमंत्री भी घोषित नहीं किया गया। ऐसे में उनके पास पद पर बने रहने का कोई हक नहीं बचता। इस फैसले को अदालत में भी चुनौती दी गई। करीब 1 दर्जन याचिकाएं दायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाकर्ताओं में राजनीतिक दल और वकील दोनों शामिल हैं। इनका कहना था कि कोर्ट संसद भंग करने पर अंतरिम फैसला सुनाए, लेकिन चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा ने इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने ये याचिकाएं एक संवैधानिक बेंच को सौंपी हैं। क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? जानकारों की माने तो जुडिशरी ओली के साथ फ्रेंडली है। ओली ने बाकी जरूरी संस्थाओं की तरह यहां भी अपने वफादारों को भर्ती किया है। ऐसे में आशंका है कि शायद ओली को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। सत्ता जब लोकतांत्रिक संस्थानों को कंप्रोमाइज करती है तब यही होता है। संसद भंग होने के बाद सत्ताधारी एनसीपी पार्टी में दो फाड़ हो गया है। प्रचंड वाले गुट ने ओली को पार्टी प्रमुख के पद से हटा दिया और उनकी जगह माधव नेपाल को नया प्रमुख बनाया है। अब ओली और प्रचंड दोनों ही खुद को असली एनसीपी बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि पार्टी के बहुमत में लोग उनकी तरफ हैं। और कौन असली कौन नकली है, अब ये चुनाव आयोग से तय होगा। पार्टी पॉलिटिक्स हमने समझ ली, मौजूदा स्थिति समझ ली। अब जनता जिसके नाम पर ये सब कारनामे हो रहे हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। संविधान भंग किए जाने के खिलाफ नेपाल में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आशंका है कि कहीं फिर से नेपाल में हिंसा न भड़के। इस घटनाक्रम पर हमने नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे से बात की। पूछा कि नेपाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और इसके भविष्य पर वो क्या सोचते हैं। सुनिए उनकी बात। नेपाल की राजनीति अभी यहाँ की सड़क और यहाँ की अदालत में कैद है। पॉलिटिकल पार्टी खासतौर से जो सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी था उसमें टूट आ गई है। हालांकि विभाजन की कानूनी औपचारिकता अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन संसद विघटन को काफ़ी लोग, जिसमें मानवाधिकार कर्मी है, पॉलिटिशियंस हैं, वकील लोग हैं, उन्होंने चैलेंज किया है और एक सर्वोच्च अदालत का संवैधानिक इजलास उसमें उस पर सुनाई शुरू कर दी है कल से, और कल शुक्रवार इस पर हियरिंग होगा। लेकिन अभी एक आक्रोश जैसा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल रहे हैं कि षड्यंत्रमूलक तरीका से राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने संसद भंग कर दिया, जबकि नेपाल के संविधान में जब तक वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना है तब तक संसद को विघटन करना निषेध किया है। लेकिन उस तरह के कोई भी अवसर दिए बिना प्रधानमंत्री ने सिफारिश किया संसद विघटन का और राष्ट्रपति ने तुरंत उस पर मोहर लगा दी। और अब इस परिस्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज सड़क में आंदोलन करेंगे, अदालत में जाएंगे, ये दोनों करेंगे। मुझे लगता है कि ये दोनों अदालत में भी हो जाएंगे, सड़क में भी जाएंगे। इस मामले में एक एंगल चीन से भी जुड़ा है। ओली चीन के फेवरेट हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने नेपाल को चीन की गोद में बिठा दिया। चीन के नजदीक जाने के चक्कर में वो अपने परंपरागत और प्राकृतिक मित्र भारत के साथ भी रिश्ते बिगाड़ते गए। चीन चाहता है कि नेपाल की सत्ता में ओली बने रहें ताकि वहां सरकार के स्तर पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट बना रहे। उन्हें पता था अगर एनसीपी में टूट हुई तो ओली कमजोर होंगे, अगले चुनाव में वो शायद सत्ता ना पा सकें। इसलिए चीन एनसीपी में काबिज ओली विरोधी सेंटीमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पिछले 1 बरस में कई ऐसे मौके आए जब पार्टी टूट की कगार पर थी, लेकिन चीन ने दबाव देकर उन्हें रोक लिया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीन के हाथ से स्थितियां निकल रही थीं और एनसीपी की हालिया टूट इसी की सबसे बड़ी मिसाल है। पर चीन अभी भी दखल देने में लगा है। 22 दिसंबर की शाम को नेपाल में चीन की राजदूत हो यानकी ने राष्ट्रपति भंडारी से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक चाइनीज एम्बेसडर अभी भी पैचअप करवाने में जुटी है। इस पूरे डेवलपमेंट पर भारत की भी नजर है। ओली के कार्यकाल में भारत और नेपाल के बीच दूरियां आई। भारत को उम्मीद है नेपाल के अगले चुनाव में ओली की जगह शायद किसी इंडिया फ्रेंडली व्यक्ति को
संगठन को सत्ता मिले। यह था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी इथियोपिया से। यहां कुछ बंदूकधारियों ने बेकोजी नाम के एक गांव पर हमला किया। इसमें 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। ये वारदात 23 दिसंबर की तड़के सुबह हुई। घर में सोए लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। पिछले कुछ समय से इथियोपिया के अलग अलग प्रांतों में हिंसा छिड़ी है। यहाँ टिग्रे प्रांत में पिछले 1.5 महीने से सेना और विद्रोही गुटों के बीच युद्ध चल रहा है। अगली सुर्खी चीन से है। मशहूर उद्योगपति जैक मा को बड़ा झटका लगा है। सरकार उनकी कंपनी अलीबाबा के खिलाफ जांच शुरू करने जा रही है। अगले कुछ दिनों में अलीबाबा के अधिकारियों से पूछताछ होगी। पिछले महीने भी इस कार्रवाई का एक चरण पूरा हुआ था। एक सहयोगी कंपनी है अलीबाबा की एंट ग्रुप। वो शेयर मार्केट में उतरने जा रही थी, लेकिन ट्रेडिंग शुरू होने से 2 दिन पहले सरकार ने इस इवेंट को रद्द कर दिया था। आखिरी सुर्खी अमेरिका से। राष्ट्रपति ट्रंप धड़ाधड़ माफिया देने में लगे हैं। उन्होंने अपने पूर्व कैंपेन मैनेजर पॉल मैनफोर्ड को भी क्षमादान दे दिया। पॉल ने 2016 में ट्रंप का चुनावी कैंपेन संभाला था। उन्हें वित्तीय फर्जीवाड़े और जांच में बाधा डालने का दोषी पाया गया। 7.5 साल कैद की सजा भी मिली। अब ट्रंप द्वारा मिली माफी के बाद पॉल जेल से छूट जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने अपने समधी चार्ल्स कुशनर को भी माफी दी। उन्हें टैक्स चोरी, सबूतों से छेड़छाड़ और चुनावी कैंपेन में गैर कानूनी तरीके से फंडिंग देने के एवज में सजा मिली थी। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, क्रिसमस मनाइए, हम भी मनाएंगे, छुट्टी पे रहेंगे। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।